कक्षा 12 की जो राजनीतिक विज्ञान की किताब है वो है, अगर हम बात करें, दो किताबें हैं आपके पास। उन दो किताबों में से जो आपकी किताब है वो है स्वतंत्र भारत में राजनीति। ये आपकी पहली किताब है। इस किताब का स्वतंत्र भारत में राजनीति, इस किताब का हमने पहला अध्याय शुरू किया है और अध्याय का नाम था राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। कि 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो देश के सामने क्या क्या चुनौतियां थी। 5 चुनौतियां हम कर रहे हैं। 4 चुनौतियां हम करा चुके हैं पहले अध्याय में। देश को एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती, लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती, विकास की चुनौती, शरणार्थियों के पुनर्वास की चुनौती। एक 5वीं जो चुनौती थी वो हमने शुरू की है, देशी रियासतों के विलय की चुनौती। कि जब देश आजाद हुआ तो भारत में 565 के लगभग देशी रियासतें थी, तो इन रियासतों को भारत में शामिल करना एक बड़ी चुनौती थी और उस चुनौती को का सामना कैसे किया गया ये इसमें बताने की ये कोशिश की गई है। तो हम एक और बात बताते चले आ रहे हैं इस पाठ के शुरू से ही, जब से हमने शुरू किया है, और वो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका मतलब ये है कि जब अंग्रेज भारत को छोड़कर गए तो भारत को आजाद करने के लिए उन्होंने एक कानून पास किया था और उस कानून का नाम था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इस अधिनियम को जो पास किया गया वो जुलाई 1947 में पास किया गया और इसके तहत जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इसी अधिनियम के तहत देशी रियासतों को भी स्वतंत्र कर दिया गया। लेकिन इस अधिनियम में देशी रियासतों के बारे में एक खास बात कही गई थी जो बताना जरूरी है, क्योंकि देशी रियासतों ने इसी अधिनियम का फायदा उठा के आगे भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। और वो जो बात थी जो कही गई थी वो है कि इस अधिनियम में देशी रियासतों को लैप्स ऑफ, अगर हम कहें कि एक खास विकल्प उनको दिया गया था और वो विकल्प था लैप्स ऑफ पैरामाउंट्स। ये विकल्प उनको दिया गया था, लैप्स ऑफ पैरामाउंट्स का विकल्प दिया गया था। इस विकल्प में यह कहा गया था कि यह रियासतों के राजाओं की मर्जी पर होगा, जो जाते जाते अंग्रेज करके गए, कि चाहे तो वो भारत में शामिल हों रियासतें, ये उनकी मर्जी पर डिपेंड करेगा, चाहे पाकिस्तान में शामिल हों या फिर चाहे अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। यानी कि उनकी मर्जी है कि उनका दिल करता है कि चाहे तो भारत में शामिल हो चाहे पाकिस्तान में शामिल हो, और यदि उनका दिल लगता है करता है कि उनको किसी भी देश में शामिल नहीं होना है तो वो स्वतंत्र भी रह सकती हैं, अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाकर भी रख सकती हैं। लेकिन ये जो लैप्स ऑफ पैरामाउंट्सी था ये वास्तव में विवादित था, क्योंकि ये सोचने वाली बात है कि जो रियासतें भारत की सीमा के अंदर थी उनको ये विकल्प कैसे दिया जा सकता था कि चाहे तो वो दोनों देशों में से किसी भी देश में शामिल ना हो, चाहे भारत में भी शामिल ना हो। इसलिए ये विवादित था। और जैसे ही यह स्पष्ट हुआ कि भारत और पाकिस्तान में शामिल होना राजाओं की इच्छा पर निर्भर होगा, तो जल्दी ही राजाओं ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। कि जैसे उनको ये पता लगा कि उनकी मर्जी है कि चाहे वो भारत में शामिल हो, चाहे पाकिस्तान में शामिल हो और चाहे किसी में भी शामिल ना हो, तो उनको लगा कि ऐसी स्थिति में उनके हाथ एक जो जादू की छड़ी लग गई है और उन्होंने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। सबसे पहले जो कोशिश की गई दोनों रियासतों में, दोनों देशों में शामिल हो, वो था त्रावणकोर के राजा। त्रावणकोर के राजा ने सबसे पहले अपनी रियासत को स्वतंत्र रखने की घोषणा कर दी। मतलब ये कह दिया कि ना तो मैं भारत में शामिल हूंगा और ना ही पाकिस्तान में शामिल हूंगा। तो यहां देखिए ये है त्रावणकोर की रियासत, जिसको आजकल हम केरल कहते हैं। तो किसी जमाने में वहां पर ये अगर देख रहे हैं आप, त्रावणकोर की रियासत होती थी, यहां पर लिखा हुआ है त्रावणकोर। तो ये त्रावणकोर की रियासत थी। तो इस रियासत के राजा ने सबसे पहले मना कर दिया कि मैं किसी भी रियासत में या किसी भी देश में शामिल नहीं हूंगा, अपनी रियासत को स्वतंत्र रखूंगा। और अगले ही दिन क्या हुआ कि जैसे ही त्रावणकोर के राजा ने घोषणा की कि वो दोनों देशों में से किसी भी देश में शामिल नहीं होंगे, और अगले ही दिन हैदराबाद के निजाम, क्योंकि हैदराबाद के शासक को
निजाम कहा जाता था। तो हैदराबाद के निजाम ने भी अपनी रियासत को भारत में शामिल करने से इनकार कर दिया। ये अगर आप देख रहे हैं, ये भारत के अंदर ही हैदराबाद की रियासत थी, एक बड़ी रियासत थी। तो हैदराबाद के निजाम ने भी भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। और इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद दूसरी रियासतों के राजा भी ऐसा ही करने लगे कि क्योंकि जब बड़ी बड़ी रियासतों ने भारत में शामिल करने से इनकार कर दिया, तो दूसरी रियासतों के जो राजा थे वो भी ऐसा ही करने लगे। तो रियासतों के राजाओं के इस रवैये से यह बात साफ हो गई कि स्वतंत्रता के बाद भारत में छोटे छोटे कई देश होंगे। यानी कि जब उन्होंने शामिल करने से इनकार कर दिया तो यह स्पष्ट हो गया कि जब वो ना तो भारत में शामिल नहीं होंगे, अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना के रखेंगे, तो ये बात स्पष्ट हो गई कि भारत में छोटे छोटे कई देश शामिल होंगे, जिससे भारत का एकीकरण करना, जो सरदार पटेल ने सपना देखा था कि पूरे भारत को अखंड भारत बनाया जाएगा, रियासतों को भारत में मिलाया जाएगा, तो भारत का एकीकरण करना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो सरदार पटेल का जो योगदान है रियासतों के राजाओं को मनाने में, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों के राजाओं को मनाने और समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर चाहे उन्होंने चालाकी से या फिर उन्होंने चतुराई से रियासतों को शामिल किया, और जिन रियासतों ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया उनका बल प्रयोग करके, लेकिन उनको ये इसकी रियासतों के एकीकरण के लिए, भारत के एकीकरण के लिए माना जाता है, तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ज्यादातर राजाओं को भारत में शामिल होने के लिए राजी कर लिया 15 अगस्त 1947 तक। 3 या 4 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। एक जूनागढ़ की रियासत थी जिसके बारे में हम करा चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो थी हैदराबाद की रियासत, कि हैदराबाद को भारत में कैसे शामिल किया गया। ये आप भारत का नक्शा देख रहे हैं, 15 अगस्त 1947 से पहले का है, और ये सारा का सारा अविभाजित भारत है। ये यहाँ पर अभी पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं बना है। ये जो आप पिंक पिंक देख रहे हैं वास्तव में रियासतें हैं। तो कुल मिलाकर भारत में उस समय 565 रियासतें थी पूरे देश में। और ये जो आप येलो येलो देख रहे हैं, पीला पीला, ये वो राज्य हैं जहां पर ब्रिटिश सरकार का अधिकार होता था। तो हैदराबाद रियासत को कैसे भारत में शामिल किया गया, ये एक महत्वपूर्ण बड़ा ही दिलचस्प वाकया है। तो हैदराबाद की अगर हम बात करें कि हैदराबाद एक बहुत बड़ी रियासत थी जो 2,23,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई थी। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं 2,23,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। यह रियासत चारों तरफ से भारतीय राज्यों से घिरी हुई थी। अगर आप देखें, ये देखो, तो ये दक्षिण में या बीच में, तो ये पूरी की पूरी एक बड़ी रियासत थी, 2,23,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। इस रियासत में आज का मराठवाड़ा, कौन कौन से इसमें राज्य आते थे, आज का मराठवाड़ा, कर्नाटक के कई इलाके और पूरा का पूरा तेलंगाना शामिल था। इतनी बड़ी रियासत थी। आज का जो मराठवाड़ा है, कर्नाटक के कुछ इलाके और पूरा का पूरा जो तेलंगाना है वो इसमें शामिल था। जनसंख्या देखें तो जनसंख्या में जो इस रियासत की जो जनसंख्या थी, तो कुल जनसंख्या में 85% हिंदू थे, 12% मुसलमान थे, और जो बाकी बच गए हैं अन्य जातियां, फिर चाहे वो जैन थे या दूसरे थे, ईसाई थे, वो बाकी थे। तो हम कह सकते हैं कि हिंदू बहुल रियासत थी, लेकिन यहाँ का जो राजा था वो मुस्लिम था। तो 85% जनसंख्या जो थी वो हिंदू थी। अगर बात करें रियासत के राजा की, तो हैदराबाद रियासत का शासक उस्मान अली खान था। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखने वाली चीज है कि हैदराबाद रियासत का राजा कौन था। तो हैदराबाद रियासत का शासक उस्मान अली खान था, लेकिन उसे निजाम कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ जाता है परीक्षा में कि हैदराबाद के राजा को किस नाम से जाना जाता था। तो हैदराबाद के राजा को निजाम या शासक को निजाम कहा जाता था, और उसकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर लोगों में की जाती थी। 1947 में उस समय के हिसाब से उसके पास 660 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। 1947 में अगर हम बात करें तो उसकी जो संपत्ति थी, क्योंकि दुनिया में सबसे अमीर लोगों में उसकी गिनती की जाती थी, 660 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। फोर्ब्स पत्रिका है वो हर साल अमीर लोगों की जो सूची है वो जारी करती है।
तो फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार निजाम उस समय दुनिया के 5वें सबसे अमीर आदमी थे। इतनी इनके पास संपत्ति थी। पूरा नाम उस्मान अली खान और उनको वैसे निजाम कहा जाता था। तो ये हैदराबाद रियासत के शासक थे। ये दो चार जो आप चित्र हैं ये आप देख रहे हैं हैदराबाद रियासत के बारे में, तो ये देख सकते हैं 15 अगस्त 1900 अगर हम बात करें कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तो निजाम ने हैदराबाद को स्वतंत्र रखने की घोषणा कर दी। कि हमने आपको बताया कि रियासतों को लैप्स ऑफ पैरामाउंसी का विकल्प दिया गया था। मतलब उनको ये कहा गया था कि वो भारत में शामिल हों या चाहे पाकिस्तान में शामिल हों। तो 15 अगस्त 1947 को निजाम ने, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो निजाम ने हैदराबाद को स्वतंत्र रखने की घोषणा कर दी। भारत के बीच में एक स्वतंत्र हैदराबाद देश होने का विचार हैरान करने वाला था। जब उन्होंने ये कहा कि वो भारत में शामिल नहीं होंगे तो ये सोचने वाली बात थी कि देश के अंदर एक स्वतंत्र एक और देश का होना बड़ा हैरान करने वाली बात थी ये, कि उसलिए उन्होंने कहा कि हैदराबाद किसी भी रियासत में शामिल नहीं होगा। तो ये सोचने वाली बात है कि भारत के बीच में एक स्वतंत्र हैदराबाद देश होने का विचार हैरान करने वाला था। सरदार पटेल ने हैदराबाद के निजाम को एक प्रस्ताव भेजा कि वह अपने निर्णय पर फिर से विचार करे। कि जब हैदराबाद के निजाम ने ये निर्णय लिया कि वो भारत में शामिल नहीं होंगे, तो क्योंकि सरदार पटेल जो उस समय गृह मंत्री भी थे और उप प्रधानमंत्री भी थे, तो उन्होंने निजाम को एक प्रस्ताव भेजा कि वह अपने निर्णय पर फिर से विचार करें। लेकिन निजाम ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया, साफ ये कह दिया कि वो किसी भी स्थिति में भारत में शामिल नहीं होंगे। अगर तो आगे क्या हुआ कि जून 1948 में भारत छोड़ने से पहले लॉर्ड माउंटबेटन, जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, जून 1948 में जब वो भारत को छोड़कर जा रहे थे, जून 1948 में भारत छोड़ने से पहले लॉर्ड माउंटबेटन ने हैदराबाद को एक और प्रस्ताव भेजा कि वह भारत के साथ इस बात पर समझौता कर ले कि हैदराबाद में निजाम का शासन रहेगा, लेकिन उसकी विदेश नीति भारत सरकार द्वारा तय की जाएगी। कि जब सरदार पटेल ने उनको ये ऑप्शन दिया कि वो अपने निर्णय पर फिर से विचार करें, अपनी रियासत को भारत में शामिल करने की घोषणा करे, तो उन्होंने एक और ये कहा, उसने लॉर्ड माउंटबेटन ने हैदराबाद को एक और प्रस्ताव भेजा कि भारत के साथ इस बात पर समझौता कर ले कि हैदराबाद पर निजाम का शासन रहेगा और उसकी विदेश नीति भारत सरकार द्वारा तय करेगी। कि अब उसके ऊपर उसका शासन रह सकता है राजा का, लेकिन उसकी विदेश नीति जो बाहरी मामले हैं वो भारत सरकार तय करेगी। अभी समझौते पर विचार चल ही रहा था कि रियासत के लोगों ने निजाम के शासन के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। हम जानते हैं कि ज्यादातर जो आबादी थी वो हिंदू थी, तो जो निजाम थे वो इस पर बात कर ही रहे थे कि रियासत के लोगों ने निजाम के शासन के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। आंदोलन को कुचलने के लिए निजाम ने अपनी निजी सेना, उनके पास एक निजी सेना थी और जिन्हें रजाकार कहा जाता था, तो जब लोगों ने विद्रोह किया राजा के शासन के खिलाफ, तो उन्होंने अपनी निजी सेना, जिनको रजाकार कहा जाता था, का प्रयोग किया आंदोलन को कुचलने के लिए राजा ने। तो रजाकार कौन थे? रजाकार कट्टरपंथी, और बात करें कि ये निजी सेना में जो बनाए गए थे, रजाकार कट्टरपंथी और अत्याचारी मुसलमान थे। इस सेना की स्थापना निजाम के शासन को बनाए रखने के लिए की गई थी। कहने का मतलब ये था कि राजा के निजी सैनिक थे और ये जो सेना थी, ताकि कोई बगावत करे राजा के शासन के खिलाफ तो उसको दबाया जा सके। तो रजाकार जो सेना थी, जिनको रजाकार कहते थे, निजाम के शासन को बनाए रखने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। उन्होंने आंदोलन को कुचलने के लिए रियासत में रह रहे गैर मुसलमानों को निशाना बनाया। इससे आंदोलन और ज्यादा उग्र हो गया और आंदोलन के कारण, जो ये आंदोलन चल रहा था राजा के खिलाफ, हैदराबाद में अराजकता की स्थिति है, जिसको हम कहते हैं अस्त व्यस्तता की स्थिति पैदा हो गई। ऐसी स्थिति में भारत सरकार आंख बंद करके नहीं बैठ सकती थी। तो जब सारे का सारा आंदोलन हैदराबाद में गैर मुसलमानों को निशाना बनाया, आंदोलन को दबाने की कोशिश की,
और सारी की सारी अस्त व्यवस्था फैल गई हैदराबाद में, तो ऐसी स्थिति के प्रति भारत सरकार आंख बंद करके नहीं बैठ सकती थी। अतः सरदार पटेल ने हैदराबाद के प्रधानमंत्री का नाम था लेक अली को बुलाकर यह साफ किया कि भारत की सीमा के अंदर हैदराबाद एक स्वतंत्र राज्य नहीं रह सकता है। जब सारे के सारे में हैदराबाद में रियासत में अस्त व्यवस्था फैल गई, तो लेक अली को बुलाया और कहा कि भाई हैदराबाद में, या जो हैदराबाद रियासत है भारत के अंदर, एक स्वतंत्र राज्य नहीं रह सकती, इसलिए अन्य रियासतों की तरह हैदराबाद को भी भारत में मिला लिया जाएगा। लेकिन लेक अली ने घोषणा की कि निजाम अपने 2 लाख मुसलमानों के साथ शहीद हो जाएगा, लेकिन अपनी रियासत को भारत में शामिल नहीं करेगा। जो टोटल जो रजाकार थे उनके साथ वो शहीद हो जाएगा, लेकिन अपनी रियासत को भारत में शामिल नहीं करेगा। भारत सरकार से यह बात बर्दाश्त नहीं हुई और 13 सितंबर, एक महत्वपूर्ण डेट है जो आपने याद रखनी है, 13 सितंबर 1948, यानी कि देश के स्वतंत्र होने के 1 साल बाद 13 सितंबर 1948 को उसने अपने सैनिकों को, भारत सरकार ने अपने सैनिकों को हैदराबाद पर कब्जा करने के लिए भेज दिया। सेना ने इस अभियान को ऑपरेशन पोलो, जो ऑपरेशन चलाया गया हैदराबाद को भारत में शामिल करने के लिए, उसको नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय हैदराबाद रियासत में जो पोलो ग्राउंड थे वो काफी सारे थे। तो जब सेना को हैदराबाद पर कब्जा करने के लिए भेजा, तो सेना ने इस अभियान को ऑपरेशन पोलो का नाम दिया। याद रखना है कि हैदराबाद पर कब्जा करने के लिए जो सेना ने ऑपरेशन चलाया था उसे क्या नाम दिया गया था, उसको ऑपरेशन पोलो कहा जाता है। तो 13 जो सितंबर से ये जो लड़ाई शुरू हुई थी, तो ये लड़ाई जो है, अगर बात करें इस लड़ाई की, तो यह लड़ाई 18 सितंबर 1948 तक चली। अंत में निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और निजाम के आत्मसमर्पण करते ही हैदराबाद रियासत को भारत में शामिल कर दिया गया। तो ये हैदराबाद की कहानी थी, किस तरह से उसको भारत में शामिल किया गया। धन्यवाद, नमस्कार।